ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। अगर इलेक्शन जीत जाते तो मंत्री बन गए, हार गए तो दोबारा से मतलब फिर किसान नेता, फिर गैर राजनीतिक हो गए। इससे कौन हमारी बातों पे विश्वास करेगा। ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਅੱਜ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ गारंटी देने का। तो ये कमेटी, कमीशन, आयोग, इनसे कुछ नहीं होने वाला। हमारा तो डिमांड ये है कि MSP पे गारंटी कानून बनाया जाए। तो लड़ाई होगी, आंदोलन होगा, मजबूती से होगा, गैर राजनीतिक तरीके से होगा और आंदोलन निश्चित तौर पे जीतेंगे। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਹਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ घटती नज़र आ रही है बजाय कि ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ इकजुटता। देखो, जो उसूलों पे एकता है, हम नॉन पॉलिटिकल हैं। 7 नवंबर 2020 को जब गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया, उसका नाम दिया गया, उस दिन ये तय हुआ कि संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल रहेगा। उससे डेट से पहले जिसने जो किया, इलेक्शन लड़े नहीं लड़े, वो अलग विषय है। लेकिन 7 नवंबर 2020 के बाद जो भी SKM में शामिल रहेंगे वो नॉन पॉलिटिकल रहेंगे, वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे, ये तय हुआ। लेकिन उसके बावजूद आंदोलन खत्म होने के बाद कुछ लोग राजनीति में चले गए, पंजाब असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। अब कुछ साथियों ने क्या किया कि 3 जुलाई की अभी गाजियाबाद बैठक में पंजाब के 6 उन नेताओं को वापस SKM में ले लिया जिन्होंने डायरेक्टली इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर इलेक्शन जीत जाते तो मंत्री बन गए, हार गए तो दोबारा से मतलब फिर किसान नेता, फिर गैर राजनीतिक हो गए। इससे कौन हमारी बातों पे विश्वास करेगा। इससे हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी इस तरीके की चीज़ें करने से। हमारा ये स्पष्ट कहना था कि भाई SKM नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए। जिन्होंने राजनीति करी, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनको अलविदा कह देना चाहिए और गैर राजनीतिक ढंग से आगे बढ़ें। इसके अलावा जो एक मुद्दा और था, देखिए, ये जो सारी चीज़ें थी ये विश्वास के ऊपर चल रही थी। लाखों करोड़ों किसान पूरे नेताओं पे विश्वास कर रहे थे। सितंबर अक्टूबर में एक चर्चा पत्रकारों के माध्यम से हमें सुनने को मिली कि कुछ किसान नेता सरकार से लुक छुप के बात कर रहे हैं और उनकी सरकार के साथ चर्चा चल रही है और सरकार को कोई चिट्ठी भी लिखी गई है। तो हमने मीटिंगों में जाके पूछा, भाई क्या किसी ने चिट्ठी लिखी है, बताओ। तो सबने मना कर दिया। उसके बाद डल्लेवाल जी के पास, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास एक पंजाब के पत्रकार जाते हैं उनके घर पे और ये कहते हैं कि भाई एक लेटर लिखा गया है सरकार को कुछ नेताओं द्वारा और उस लेटर की कॉपी भी दिखाई। उससे अगले दिन बीमार होने के बावजूद जगजीत सिंह डल्लेवाल जी सिंघू बॉर्डर पहुंचते हैं, पंजाब के कुछ संगठनों की बैठक लेते हैं, वहाँ पे उन्होंने ये मुद्दा उठाया। उस मीटिंग के बाद उन्होंने हमें बताया कि भाई जब उन्होंने शुरू में लेटर के बारे में पूछा तो सबने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद राजेवाल जी ने स्वीकार किया कि कुछ लोगों की अलग अलग सतर पे सरकार के साथ बातचीत चल रही थी और एक ऐसा लेटर भेजा गया है। राजेवाल भी उस चिट्ठी दे विच शामिल सी। देखिए, डल्लेवाल साहब ने जो बताया उस मीटिंग में, जो बातें हुई, उन्होंने बताया कि इसमें 4 नाम सामने आए, कुलवंत संधू, हरमीत कादियाँ, बूटा सिंह बुरुजगिल और बलबीर सिंह राजेवाल, ये लोग शामिल थे। उसके बाद 30 नवंबर को एक बैठक होती है। देखिए, जो बैठक अभी मैंने पंजाब के संगठनों में बताई, उस बैठक में हम मौजूद नहीं थे, लेकिन 30 नवंबर को एक बैठक होती है। डॉक्टर दर्शन पाल जी का जो ऑफिस था आशु प्रॉपर्टीज़ में, वहाँ पे बैठक होती है और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों की बैठक थी। तो वैसे ही हम चर्चा कर रहे थे वहाँ बैठ के। वहाँ योगेंद्र यादव जी ने हमारे सामने वो चिट्ठी दिखाई, हम वहाँ मौजूद थे। उन्होंने 30 नवंबर को बताया कि भाई 13 सितंबर को एक बैठक बुलाई जाती है किसी फ्लैट पे और वहाँ पे कुछ 20-21 चुनिंदा संगठनों को बुलाया जाता है, उनके साथ वो चिट्ठी की बात की चर्चा की जाती है और उसके बाद चिट्ठी सरकार को भेज दी गई। उस चिट्ठी ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ कि वो गुप्त ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ नहीं पाई गई चिट्ठी लिखी गई या फिर कोई निजी फायदा लिया जा रहा है। देखो, 2 बातें हैं। किसी ने निजी फायदा लिया या नहीं लिया इसका हमें कुछ मालूम नहीं है। जिस चीज़ का हमारे पास सबूत नहीं है उसका हम आरोप नहीं लगाएंगे। उसमें जो हमारा जो इशू था, जो हमने पॉइंट रेज किया, वो हमने ये इशू रेज किया कि भाई ये तय हुआ था कि सरकार बातचीत करने का प्रयास किसी से भी कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार की बात सुन लो,
उसको एसकेएम की फिर बड़ी मीटिंग में रखो। अगला फैसला एसकेएम की बड़ी मीटिंग में होगा कि क्या करना क्या नहीं करना। अपने आप से कोई फैसला 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी मत लो। उनके पास बात आई, उनके साथ बातचीत शुरू हुई, तो उनको एसकेएम की बड़ी मीटिंग में ये सारी बातें रखनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं रखी। अब उसका क्या कारण था ये वो बताएंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਅੱਜ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੋ ਫਾੜ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ? देखिए, ये सारा इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है जो एमएसपी गारंटी कानून वो नहीं बना रहे हैं। पहले दिन से ही सरकार की मंशा ठीक नहीं थी और वो अभी कह रहे हैं कि ये एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए कमेटी नहीं है, ये तो पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए है। अरे भाई, मोदी जी जब मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते थे, तो उन्होंने ही अपनी रिपोर्ट भेजी थी उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि भाई एमएसपी पे गारंटी कानून होना चाहिए, यदि कानून नहीं होता तो खाली एमएसपी घोषित करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये उन्होंने बोला था। तो जो खुद की उनकी रिकमेंडेशन थी 2012 की कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ, तो उस कमेटी की, अपनी खुद की कमेटी की रिकमेंडेशन उठा के लागू कर दें। अब वो कह रहे हैं कमेटी बनाएंगे। हमने देखा बार बार कमेटी कमीशन आयोग बनते हैं, 5-5 साल तक उनकी रिपोर्ट कचरे के डब्बे में पड़ी रहती है, उनको कोई नहीं सुनता। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2007 में आई, 2014 तक कांग्रेस की यूपीए सरकार रही, उन्होंने लागू नहीं किया। उसके बाद बीजेपी की एनडीए आ गई, 8 साल हो गए, उन्होंने भी अब तक लागू नहीं किया। तो ये कमेटी कमीशन आयोग इनसे कुछ नहीं होने वाला। हमारा तो डिमांड ये है कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनाया जाए। आगे कार्यक्रम दिए गए हैं, मजबूती से कार्यक्रम करेंगे। 31 तारीख को सुनाम में शहीद उधम सिंह जी की स्मरण में एक बड़ा इकट्ठा होगा किसानों का, देश भर के किसान आएंगे, वहाँ से संकल्प लेंगे दोबारा मजबूती से आंदोलन लड़ने का। उसके बाद 22 अगस्त को दिल्ली में एक बहुत बड़ी पंचायत होगी जंतर मंतर के ऊपर, जिसके जो एजेंडे रहेंगे वो एजेंडे होंगे लखीमपुर के शहीद किसानों को न्याय दिलाना, एमएसपी गारंटी कानून बनवाना, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी घोषित किया जाए, कर्ज माफ किया जाए किसानों का और भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर आए। तो लड़ाई होगी, आंदोलन होगा, मजबूती से होगा, गैर राजनीतिक तरीके से होगा और आंदोलन निश्चित तौर पे जीतेंगे। किसानों की भावनाओं का सम्मान रखते हुए, किसानों के विश्वास को पूरा मजबूत रखते हुए आंदोलन लड़ेंगे आगे। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਦੋ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਭਾਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ SYL ਦਾ? देखो, लोगों का जब दिल जुड़ जाता है तो वो दिल फिर मजबूती से एकता बना के रखता है। पंजाब हरियाणा के लोगों का खून एक है, डीएनए एक है, मजबूती से लड़ेंगे, पहले भी लड़े थे, मजबूती से मिलजुल के आगे भी आंदोलन लड़ेंगे। और देखो, जो एक SYL की बात कर रहे हो, SYL से सिर्फ सतलुज यमुना लिंक नहीं बनता, SYL से शारदा यमुना लिंक भी बनता है। अगर शारदा नदी से पानी लाया जाए, उसका एक 1980 में एक प्रोजेक्ट बना था, वाटर मिनिस्ट्री भारत सरकार की ने प्रोजेक्ट बनवाया था, और अगर वहाँ से पानी लाया जाए शारदा यमुना लिंक से, तो हरियाणा को जितना पानी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा पानी मिलेगा। उसका आगे पानी राजस्थान जाएगा, उसका आगे पानी गुजरात में भी जाएगा, साबरमती नदी में जोड़ा जाएगा। लेकिन पिछले 42 साल से वो रिपोर्ट धूल खा रही है। अभी उसकी फिजिबिलिटी सर्वे भी कराया गया आज से 1-1.5 साल पहले, उसकी भी रिपोर्ट आ गई, लेकिन उस पर काम नहीं किया जा रहा। मात्र उसमें 1 लाख करोड़ रुपया खर्च होना है, लेकिन 4 राज्यों के किसानों को पर्याप्त पानी मिल जाएगा। तो अगर पानी वाला मुद्दा सरकार सुलझाना चाहती है तो शारदा यमुना लिंक बना दे, वहाँ से बहुत बम्पर पानी आ जाएगा। अब देखिए, कावेरी नदी का तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में विवाद चल रहा है, सरकारें वो विवाद सुलझाना नहीं चाहती, क्योंकि सरकारें सोचती है अगर वो विवाद खत्म हो गए तो राजनीति किस चीज़ पे चलेगी। तो हरियाणा पंजाब के लोगों की जो एकता बनी है वो आगे भी रहेगी और हम मजबूती से आगे आंदोलन लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ਟਾਈਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।